आज का जो हमारा विषय है वो है संविधान सभा का कार्यवर्त। क्योंकि पिछला जो हमारी जो चर्चा थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विभिन्न अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, उन पर हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी वो हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रहना हमारे लिए ज़रूरी है। और इन अधिवेशनों को हम एक शब्द में अगर बांधें तो संविधान सभा का कार्यवर्त ये सबसे उपयुक्त हेडलाइन है। तो इसी संबंध में मैं बात करूं पहला अधिवेशन, और पहले अधिवेशन की मुख्य बात है उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जैसा आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ। पहले दिन अस्थायी सभापति का भाषण हुआ, शुभकामनाएं संदेश पढ़े गए, सदस्यों ने अपने प्रत्यय पत्र उपस्थित किए, रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। सारी चीज़ें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले दिन 10 दिसंबर को स्थायी सभापति के निर्वाचन की विधि निश्चित की गई। संविधान सभा ने अपने प्रक्रिया नियम बनने तक काम चलाने के लिए केंद्रीय विधानसभा के नियमों को आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किए जाने का निश्चय किया तथा एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा प्रक्रिया नियम समिति भी बनाई गई। 11 दिसंबर को आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुए। इसी दिन प्रक्रिया नियम समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया। 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संविधान सभा ने पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार किया। 23 दिसंबर को संविधान सभा के कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम स्वीकार किए गए और नए नियमों के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जो सभा है उसने प्रत्येक पत्र समिति, आवास समिति और वित्त समिति, कर्मचारी समिति के सदस्यों के निर्वाचन किए। इसके बाद अधिवेशन 20 जनवरी 1947 तक के लिए स्थगित हो गया। दूसरे अधिवेशन की जो मुख्य बात है वो समितियों का निर्वाचन है। विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्वाचन किया गया। एक मुख्य बात 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करने का संकल्प किया और अगले दिन डॉक्टर H.C. मुखर्जी को इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। तो ये एक मुख्य बात थी जो दूसरा अधिवेशन है। और तीसरा अधिवेशन है समितियों के प्रतिवेदन। संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक हुआ। इस समय तक ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि मुस्लिम लीग संविधान सभा के कार्य में भाग नहीं लेगी। देश के राजनीतिक आकाश में विभाजन के काले बादल घुमड़ रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष ने कुछ शब्द कहे थे आगामी घटनाओं का जो संकेत देता है। उन शब्दों पे भी हमें विचार करना चाहिए। क्या कहा था संविधान सभा के अध्यक्ष ने? अविभाजित भारत अथवा उसके खंडों के लिए किसी भी तरह का संविधान क्यों न बने, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी लोगों को संतोष प्राप्त हो। यद्यपि हमने मंत्रिमंडल मिशन के 16 मई के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया है जिसमें देश के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों तथा राज्यों के एक संघ की कल्पना की गई है, लेकिन हो सकता है कि संघ में सभी प्रांत सम्मिलित न हो। यदि दुर्भाग्यवश ये हुआ तो हमें देश के एक भाग के संविधान से संतोष करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हो सकता है कि भारत का ही विभाजन न हो बल्कि कुछ प्रांतों का भी विभाजन हो। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हो सकता है कि सभा को इस तरह के विभाजन पर आधारित संविधान का निर्माण करना पड़े। इसी भाषण के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के इस इरादे की घोषणा से कि वह जून 1948 तक भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप देगी, संविधान सभा के काम की गुरुता बढ़ गई है और अब हमें जितनी शीघ्र हो सके व्यवस्थित रूप से संविधान निर्माण के कार्य में लग जाना चाहिए। उन्होंने देशी रियासतों के उन 16 प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत किया जो पहली बार सदन में उपस्थित हुए थे। उसी दिन पंडित नेहरू ने राज्य समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जिसमें बताया गया था कि संविधान सभा में देशी रियासतों को कितने स्थान प्राप्त होंगे और उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाएंगे। गोपाल स्वामी अयंगर ने संघ विषय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सदन से अनुमति मांगी कि देश में जो विभिन्न राजनीतिक निर्णय होने वाले हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो समिति का एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 29 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों के संबंध में परामर्श समिति का अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से ये प्रतिवेदनों का समय था तीसरा अधिवेशन। और चौथा अधिवेशन हम सब जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा अधिवेशन प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रिटिश सरकार की उपयुक्त योजना के आधार पर तैयार किए गए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटिश संसद में विचार हो रहा था।
ये 18 जुलाई 1947 को अधिनियम बन गया। अधिनियम में 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। उसने 15 अगस्त या उसके बाद से किसी भी डोमिनियन के लिए कानून बनाने की ब्रिटिश सरकार की शक्ति स्पष्ट रूप से समाप्त कर दी थी और प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को यह अनियंत्रित शक्ति प्रदान कर दी कि वह संविधान चाहे बना और अंगीकार कर सकती है। तो इसी प्रकार से ये बात हुई और अधिनियम में व्यवस्था की गई थी जिस संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपनी बैठक शुरू की थी वह भारत की संविधान सभा होगी तथा पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल प्रांतों तथा असम के सिलट जिले के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के निर्माण पर समझौता हो गया था। तो पाकिस्तान अपने लिए एक नई संविधान सभा की स्थापना करेगा। और अस्तु जब 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा अधिवेशन आरंभ हुआ तब भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीगी सदस्यों ने भी सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जम्मू और कश्मीर तथा हैदराबाद के प्रतिनिधियों को छोड़कर शेष सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। और इसके बाद भारत के विभाजन के निर्णय होने के फलस्वरूप संविधान सभा के नियमों में कुछ संशोधन करने आवश्यक हो गए थे। 15 जुलाई 1947 को मुंशी ने संचालन समिति की ओर से संशोधन संविधान सभा के समक्ष उपस्थित किए थे। चौथे अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण घटना जो अपने शुरू में बताई थी, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया, जिसके लिए पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें क्या कहा गया था। निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा जिसमें गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियाँ होंगी। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के शोककालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। तो ये 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था। और सब लोगों ने इसमें अलग अलग तरह के भाषण दिए। सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक सदस्यों ने भावनापूर्ण भाषण दिए। सबसे अंत में भारत को अकेला श्रीमती सरोजिनी नायडू बोली। उन्होंने नए भारत के नर नारियों का आह्वान किया कि वे उठें और स्वतंत्र भारत के झंडे का अभिवादन करें। बड़े प्रभावशाली, प्रेरणादायक और स्मरणीय शब्दों में सरोजिनी नायडू क्या कहती हैं। मेरे बहुत से मित्र इस राष्ट्र ध्वज के बारे में अपने हृदय के कवित्व से बोले हैं। मैं एक महिला और एक कवि आज आपसे सीधे साधे गद्य में कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं देश की एकता के लिए हैं। हम कभी न भूलें कि इस राष्ट्र ध्वज के नीचे न कोई राजा है, न रंग, न गरीब, न अमीर। विशेषाधिकार नहीं, केवल कर्तव्य और उत्तरदायित्व है और त्याग का प्रश्न है। हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, पारसी या कोई और। हमारी भारत माता का हृदय अविभाजित है, आत्मा अविभाज्य। जागृत भारत के नर नारी, उठो और इस राष्ट्र ध्वज का अभिवादन करो। मैं कहती हूँ उठो और राष्ट्र ध्वज का अभिवादन करो। यानी इस तरह के एक प्रभावशाली, प्रेरणादायक और अलग अलग भावनापूर्ण बहुत सारे लोगों ने भाषण दिए थे। उसी में से एक ये श्रीमती सरोजिनी नायडू का बहुत ही प्रेरणादायक और स्मरणीय शब्दों वाला एक वक्तव्य था जो मैंने आपके सामने रखा है। मैं चौथे अधिवेशन की बात कर रहा हूँ। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि की संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में श्रीमती हंसा मेहता ने भारतीय नारियों की ओर से झंडा, जो राष्ट्रीय झंडा है, वो संविधान सभा को भेंट किया। बाद में 15 अगस्त 1947 के दिन में गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने सदन में भाषण देने के उपरांत संविधान सभा के अध्यक्ष के आमंत्रण पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, संसद भवन के केंद्रीय हॉल की छत पर बंदूक की गोली की आवाज़ के साथ झंडा फहराया। श्रीमती हंसा मेहता ने कहा था कि उचित ही था कि सदन के ऊपर फहराने वाला पहला झंडा भारतीय की नारियों ने भेंट हो, और वास्तव में वैसा ही हुआ था। और इसके बाद में 5वां अधिवेशन, जिसके बारे में हम एक शब्द कहेंगे, प्रभुत्व शक्ति का दायित्व ग्रहण। संविधान सभा के 5वें अधिवेशन की पहली युगांतकारी बैठक 14 अगस्त 1947 को रात के 11 बजे वंदे मातरम के गायन के साथ आरंभ हुई थी। वंदे मातरम गीत का पहला पद श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था और इसमें प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। जैसे ही रात के 12 बजे अध्यक्ष तथा सभा के सभी सदस्य उठ खड़े हुए, उन्होंने शपथ ली। अध्यक्ष ने शपथ का एक एक वाक्य पढ़ा और सदस्यों ने उसे दोहराया। अंग्रेजी
तथा हिंदुस्तानी में। शपथ के बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव किया कि वायसराय को सूचना दे दी जाए। क्या? पहली, भारत की संविधान सभा ने भारत पर शासन करने की शक्ति ग्रहण कर ली है, और दूसरी, भारत की संविधान सभा ने सिफारिश की पुष्टि कर दी है कि 15 अगस्त 1947 से लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल हों। तो ये संदेश अध्यक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्काल ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचा दें। 5वें अधिवेशन के अंतिम दिन 30 अगस्त 1947 को सभा ने मूल अधिकारों संबंधी समिति की परामर्श समिति के पूरक प्रतिवेदन पर विचार किया। तो इस प्रकार से ये हमने 5 अधिवेशनों की बात की, जो संविधान सभा की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छठा जो अधिवेशन है वो प्रारूप समिति का प्रारूप संविधान के संबंध में है। 7वां अधिवेशन जब 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का 7वां अधिवेशन आरंभ हुआ, तब प्रारूप संविधान को जनता के सामने आए 8 महीने हो चुके थे। और 8वां अधिवेशन, उसकी जो मुख्य बात है वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता। और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जो उसका 55वां अधिवेशन था, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, वो दिसंबर 1948 में जयपुर में हुआ था। और 9वां अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक हुआ था। 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। 11वां अधिवेशन, जिसमें तीसरा वाचन संविधान का हुआ था, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में हुआ था, जो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और जो 12वां अधिवेशन था, उसकी 2 बातें मुख्य हैं। एक तो राष्ट्रगीत की घोषणा, जनगण मन, और दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव। और संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को ही 12वां अधिवेशन और ये अंतिम अधिवेशन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी, जिस पर कलाकारों द्वारा कलाकृतियां अंकित की गई थी। दूसरी अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी। तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि वे एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करें। सदस्य हॉल में जिस क्रम में बैठे हुए थे, अध्यक्ष ने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए उसी क्रम में बुलाया। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जनगण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इस प्रकार संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 19 दिन तक अस्तित्व में रही। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके कुल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें 167 दिन लगे। इनमें से 114 दिन प्रारूप संविधान के विचार में लगे। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को निर्वाचन हुआ। उसके बाद 141 दिन की बैठकें हुई थी। संवैधानिक परामर्शदाता बेनेगल नरसिंह राव ने प्रारूप समिति के विचार के लिए जो प्रारूप संविधान तैयार कराया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सम्मुख जो पहला प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब तक प्रारूप संविधान पर धारावार विचार समाप्त हुआ, तब उसमें 386 अनुच्छेद थे और अपने अंतिम स्वरूप में उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप संविधान में संशोधनों के प्राय 7,635 प्रस्ताव सदन पटल पर रखे गए थे, जिसमें से कुल 2,473 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभाओं को अपने संविधानों की रचना में जितना समय लगा था, उसे देखते हुए भारतीय संविधान ने देश के लिए बहुत ही शीघ्र संविधान बना लिया और उसे बधाई दी जा सकती थी। संविधान सभा के 3 वर्ष के अस्तित्व काल में उस पर जो खर्च हुआ वह बहुत अधिक नहीं था। 22 नवंबर 1949 तक उस पर 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। जनता ने संविधान की कार्यवाही में सक्रिय रुचि ली थी और दर्शक दीर्घा में 53,000 दर्शकों को प्रवेश मिला था। तो इस तरीके से भारत के संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया। आगे हम इसकी प्रस्तावना और भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।